We have to discuss the policy of ring of fence. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे So after Carnatic Wars and Plassey 1777 में 1757 में Carnatic War और Plassey का युद्ध हुआ था. Second Carnatic War, not second, actually it was the third Carnatic War, because this war is also called as the 7-year wars in Europe. Okay, Carnatic War ये फ्रेंच वर्सेस अंग्रेजों के बीच में हुआ था. ठीक है, वॉन्डिवाश का बैटल भी हुआ था, वो 1759 में हुआ था वॉन्डिवाश. That was also between French and English. Or English defeated French, and French were permanently vanished from India. Okay, after that war. So East India Company faced the triple threat of Marathas. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मराठास, निजाम और हैदर अली की ट्रिपल थ्रेट थी. उनको कहीं ना कहीं ये धोखा लग रहा था कि ये तीनों अगर एक हो गए तो फिर हमें तो इंडिया छोड़ के भागना पड़ेगा, बोरिया बिस्तर लेके हमें हमारे राज्य में वापस निकलना पड़ेगा. सो रिंग फेंस यानी कि बफर जोन टू डिफेंड ईस्ट इंडिया कंपनीज बॉर्डर. तो इन तीनों का एक थ्रेट इन्होंने कंसिडर करके इंडिया में इन्होंने एक बफर जोन करने का डिसाइड किया था. और ये बफर जोन इन्होंने पहला बनाया था, अवध को बनाया था. जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वुड ऑफर टू डिफेंड देयर नेबरिंग किंगडम्स इन ऑर्डर टू सेव द ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज फ्रॉम अटैक. ओके, तो जैसे कि कोई भी आउटसाइड अटैक होगा, इंटरनल अटैक होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, तो वहां से बच निकलेंगे. तो इस तरह से इन्होंने ऐसी चीजें यहाँ पे की थी. ओके, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस. तो इसके आगे हम जाएंगे. तो अवध को इन्होंने बफर स्टेट बनाया था टू प्रोटेक्ट बंगाल प्रेसिडेंसी फ्रॉम मराठा एंड अफगान इन्वेजन्स. ठीक है, तो मराठा और अफगान का जो अटैक होता था, कांस्टेंट अटैक ऑन यूपी, दैट इज ऑन बंगाल आल्सो, नॉट यूपी, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए अवध को बनाया था बफर जोन. तो इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होती है आफ्टर 1765. ये थोड़ा रॉन्ग है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है. सो ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस विद अवध के साथ इन्होंने ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस कर ली थी ऑलरेडी. ईस्ट इंडिया कंपनी वुड स्टेशन ट्रूप्स इन अवध फॉर इट्स डिफेंस. तो अवध के डिफेंस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे अपनी फोर्स को रखेगा. नवाब सुजाउद्दौला जो था, ये भी एक प्रकार से मेंटेनेंस पे करेगा ट्रूप्स का. ठीक है, तो जब ट्रूप्स वहां पे, यानी कि आप बोल सकते हो कि एक सबसिडरी अलायंस का एक फॉर्म था, रिंग ऑफ फेंस. और अवध यू कैन कंसिडर नॉट अनऑफिशियली बट अनऑफिशियली अवध वाज द फर्स्ट स्टेट टू साइन द सबसिडरी अलायंस ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स, बिकॉज उन्होंने अपनी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय कर दी थी. ओके, और उसके बाद पॉलिसी ऑफ बफर स्टेट्स इवॉल्व्ड एंड गेव राइज टू द सिस्टम ऑफ सबसिडरी अलायंस. और ये जो पॉलिसी थी रिंग फेंस की, बफर स्टेट की पॉलिसी, इसी से सबसिडरी अलायंस बाहर निकल के आती है. तो उनको तो आइडिया मिला था ये कि हमें अगर इंडिया के ऊपर राज करना है तो हमें पहले जो पावरफुल लोग हैं यहाँ के उनको डिफीट करना होगा, और जो बाहरी जो अटैक होते रहते थे इंडिया के ऊपर उनको पहले रोकना पड़ेगा. ओके, तो ये इन्होंने यहाँ पे डिसाइड करवाया. तो फिर आता है सिस्टम ऑफ सबसिडरी अलायंस, ये हमारा बाकी था. तो इसके बारे में आज मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, एकदम डिटेल में. अगर आपको यूपीएससी इस पे आंसर राइटिंग पे क्वेश्चन पे अगर पूछ लेगी तभी आप उसका आंसर कर पाओगे. तो बाय 1797 में 1797 में दो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन पावर्स यानी कि एक मैसूर और मराठास, इनका डिक्लाइन हो गया था. ओके, 1797 में मराठास वाज अबाउट टू डिक्लाइन, और मैसूर ऑलमोस्ट हैड गॉन. ठीक है, वो तो डिक्लाइन हो गया था. तो ब्रिटिश लोगों का उसके बाद एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, और एक्सपेंशन का इनको बहुत ज्यादा फायदा भी मिला था. सो मोर एरिया फॉर रॉ मटेरियल्स एंड ट्रेड, तो इनको बहुत ज्यादा एरिया रॉ मटेरियल और ट्रेड के लिए मिला था. गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली, इन्होंने सिस्टम ऑफ सबसिडी अलायंस को डेवलप किया इंडिया में. ठीक है, सबसिडी अलायंस किसने लाया था? रिचर्ड वेलेस्ली ने लाया था. ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. और ये इसका मतलब क्या होता है सबसिडी अलायंस का? अलायंस मतलब मित्र बनाना, ओके, दोस्त बनाना. सब्सिडरी मतलब एग्रीमेंट. ओके, एक प्रकार से एग्रीमेंट करते थे उस स्टेट के साथ जिस स्टेट पे बाहरी अटैक कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं और वो अंडर थ्रेड है, और उसको ब्रिटिश अपनी ट्रूप्स वगैरह प्रोवाइड करते थे, उनको प्रोटेक्शन देते थे उस राज्य को, इंडिया के, और उस राजा को, और उनसे मेंटेनेंस चार्ज वसूल करते थे. मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा उनकी मिलिट्री का, तनख्वाह, उनका ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह एवरीथिंग ऑल. तो आप इनडायरेक्टली इसको बोल सकते हो कि वो इंडिया में इनडायरेक्टली अपना राज कर रहे थे, दोनों डायरेक्टली.
अब कोई भी राजा का साम्राज्य अगर उनकी सब्सिडी अलायंस के अंडर अगर आ जाएगा तो ऑब्वियस है दो राजा तो नाम के लिए राजा है वहां पे, बाकी पूरी मिलिट्री तो इन्हीं की है, राजा की मिलिट्री हटानी पड़ेगी, इनकी मिलिट्री वहां पे अगर डिप्लॉय करनी हो तो वो ऐसे भी एग्रीमेंट करवाते थे कि आपकी मिलिट्री यहाँ से हटानी पड़ेगी, राजा की मिलिट्री वो इनऑपरेटिव होगी और ये ऑपरेशन में आएंगे। ठीक है, तो सब्सिडी अलायंस डेवलप द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस, इन्होंने ये सिस्टम को डेवलप करवाया था। उसके बाद इट इज जस्ट गुड बिजनेस, ऐसा उन्होंने बोला कि सब्सिडी अलायंस एक प्रकार से बिजनेस है, तो ऑक्यूपाई एवरीवेयर, जहां जहां पे हम कर सकते हैं सब्सिडी अलायंस वहां पे हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। सो अंडर द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस की सिस्टम के अंडर क्या होता है आप देख सकते हो यहाँ पे, इंडियन स्टेट्स वर कॉल्ड द प्रोटेक्टेड स्टेट्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी द पैरामाउंट पावर। जो भारत के राज्य थे एक प्रकार से प्रोटेक्टेड स्टेट्स में जाएंगे, तो इनको एक प्रकार का प्रोटेक्शन कौन देंगे, ब्रिटिश देंगे। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज्य की उस एरिया की पैरामाउंट पावर रहेगी, सुपीरियर पावर रहेगी। ब्रिटिश वर टू सेव इंडियन स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन इन रिटर्न ऑफ मनी पार्ट ऑफ टेरिटरी टू सपोर्ट सब्सिडी ट्रूप्स। तो ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ब्रिटिश लोगों का ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश वर टू सेव इंडियन स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन रिटर्न ऑफ मनी और पार्ट ऑफ टेरिटरी टू सपोर्ट सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश वर टू सेव इंडियन स्टेट्स को इनको सेव करना था फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन इन रिटर्न ऑफ मनी पब्लिक पार्ट ऑफ टेरिटरी टू सपोर्ट सब्सिडरी ट्रूप्स। स्टेट्स हैड टू कट ऑफ देयर रिलेशंस फ्रॉम एनी अदर यूरोपियन पावर। तो जो राज्य थे, राज्यों को एक कट ऑफ करना था उनके। What exactly would you mean by external aggression? Like क्या होता है? Not getting your voice clearly. What you are asking? So what exactly would you mean by external aggression? एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब होता है कि बाहरी अटैक। ओके, जो मानो अफगान अटैक करते थे, ईरानी अटैक करते थे उस टाइम पे, टर्की वाले आते थे। ठीक है, कोई भी बाहरी अटैक अगर होगा तो बाहरी अटैक से अगर इंडियन राज्यों को सेव करना है तो ब्रिटिश को क्या करना पड़ेगा आपको, यानी कि सपोर्ट करना पड़ेगा, सब्सिडी अलायंस आपको साइन करनी पड़ेगी इन रिटर्न ऑफ मनी और पार्ट ऑफ टेरिटरी। या तो पैसा देना पड़ेगा ब्रिटिश लोगों को, या तो किसी पार्ट कोई एरिया आपको देना पड़ेगा ब्रिटिश को। ओके, अगर एक्सटर्नल एग्रेशन से, बाहरी अटैक से अगर बचना होगा तो ये था, हाँ ये था एक्सटर्नल एग्रेशन। स्टेट्स हैड टू कट ऑफ देयर रिलेशंस फ्रॉम एनी अदर यूरोपियन पावर। इसमें और एक उन्होंने प्रोविजन ऐसे दी थी इस सिस्टम में। पहला तो प्रोविजन ये था कि ब्रिटिशों को पैसा या फिर लैंड देना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंडियन स्टेट्स को बचाना होगा बाहरी अटैक से, तो ये पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन था स्टेट्स हैड टू कट ऑफ देयर रिलेशंस। जो राज्य थे, राज्यों को अपने रिलेशंस कट ऑफ करने पड़ेंगे अदर यूरोपियन पावर्स, यानी कि फ्रेंच या फिर कोई भी यूरोपियन पावर होगी उनके साथ कोई भी इंडियन राज्य, जो कोई भी इंडियन स्टेट व्यापार नहीं कर पाएगा। ओके, उस अकॉर्डिंग तो वहां ऐसा इन्होंने किया था। सो फॉरबिडन टू मेक न्यू पॉलिटिकल कनेक्शंस इवन विद इंडियन स्टेट्स विदाउट ब्रिटिश परमिशन। तो जो भारत के अंदर के जो राज्य थे उनके साथ भी ये अपने पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं कर सकते ब्रिटिशों के परमिशन के बिना। तो ये भी इन्होंने इस प्रोविजन में ऐड किया था। पहला प्रोविजन ये था कि जो भी इंडियन स्टेट्स होंगे उनको प्रोटेक्टेड स्टेट्स बनाई जाएंगी ब्रिटिशों के अंडर। ठीक है, प्रोटेक्टेड स्टेट्स, इंडियन राज्यों को पैरामाउंट पावर ब्रिटिश रहेगा उस राज्य में जहां सब्सिडी अलायंस साइन की गई होगी। दूसरा प्रोविजन था एक्सटर्नल एग्रेशन से बचना होगा तो ब्रिटिशों को पैसा या फिर लैंड का टुकड़ा देना पड़ेगा और सब्सिडी अलायंस को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा उस राज्य को। तीसरा प्रोविजन ये था कि इंडियन राज्यों को कोई भी यूरोपियन पावर के साथ वो रिलेशन नहीं बना सकते, उसको कट ऑफ करना पड़ेगा वहां से। ठीक है, रिलेशन कट करने पड़ेंगे। और चौथा प्रोविजन ये था कि जो भी फॉरबिडन टू मेक न्यू पॉलिटिकल कनेक्शन, जो भी नए पॉलिटिकल कनेक्शन अगर इंडियन राज्य, एक राज्य किसी अन्य राज्य से करता है तो ब्रिटिशों की परमिशन के बिना नहीं कर पाएगा। ये भी इसका प्रोविजन था सब्सिडी अलायंस का। सो दिस यू कैन सी, ये ब्रिटिश फोर्स है। ओके, the native ruler had to maintain a contingent of East India Company's British troops in his territory commanded by British officers। तो ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ कमांड कर रहे हैं, तो इंडियन जो नेटिव रूलर है वो, उनको इनका मेंटेनेंस करना है। ओके, इन लोगों का। स्टेट्स वर आल्सो टू डिसबैंड देयर आर्मी। राज्यों को अपनी आर्मी उनको डिसबैंड, जो राज्य का राजा है, जो कोई किंग होगा, उनको अपनी खुद की आर्मी को डिसबैंड करना पड़ेगा और ब्रिटिश आर्मी को रखना पड़ेगा उनके राज्य में इस ट्रीटी के अंडर।
उसके बाद उनका जो दरबार था, राजा का दरबार, देयर कोर्ट, उनके दरबार में ब्रिटिश रेसिडेंट को इनको रखना पड़ेगा, और वो ब्रिटिश रेसिडेंट पूरा वॉच करेगा कि राजा किनसे क्या वगैरह वगैरह व्यवहार कर रहा है, एटसेट्रा. States were also forbidden to employ any other Europeans in their court, public service without British permission. तो जो राज्य थे, states were also forbidden to employ any other Europeans in their court. ठीक है, जो राज्य थे were also forbidden, उनको भी forbidden किया गया था to employ any other Europeans, कि कोई भी यूरोपियन आदमी को कोई भी राज्य का राजा या फिर उसको अपने दरबार में रख नहीं सकते. ठीक है, ब्रिटिशों की परमिशन के बिना, सिर्फ अंग्रेजी रहेगा वहां पे. ब्रिटिश वुड नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ प्रोटेक्टेड स्टेट्स. जो प्रोटेक्टेड राज्य है उनके जो कई कुछ अंतर्गत जो संघर्ष है, अफेयर्स है, उनकी जो गड़ामोड़ है इंटरनल अफेयर्स, उनमें वो इंटरफेयर नहीं करेगा, ये भी उसमें था. फर्स्ट अलायंस वाज मेड विद निजाम ऑफ हैदराबाद. तो पहला जो सबसे अलायंस उन्होंने साइन किया था ऑफिशियली, याद रखना, तो निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ इन्होंने किया था. तो आपको ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सबसिडियरी अलायंस ऑफ सबसिडियरी अलायंस. ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप सेंटेंस कंसिडर करिए कि उनमें कौन सी प्रोविजन नहीं थी या कौन सी थी, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद इन रियलिटी बाय साइनिंग अ सबसिडियरी अलायंस एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वर्चुअली साइन अवे. तो रियलिटी में अगर देखा गया, सबसिडियरी अलायंस ट्रीटी का मतलब ऐसा था, अगर सबसिडियरी अलायंस को साइन करने का मतलब था कि जो इंडिया का जो प्रिंसली स्टेट था ये वर्चुअली यानी पूरा साइन अवे हो गया, यानी कि पूरा खत्म, अब उसमें वो राजा कभी वापस नहीं आएगा. ठीक है, कुछ दिन रहेगा वो पेंशनर, ये बाद में इसको बना देंगे. अगर वो इनके खिलाफ जाएगा तो फिर ये अटैक करेंगे, इनकी वहां पे ऑलरेडी फोर्स है, मिलिट्री उनकी. उस टाइम के राजे महाराजे बहुत बुद्धू थे, उनकी बुद्धू होने के कारण ही इन्होंने इतने साल राज किया इंडिया. तो देखो सबसे अलायंस साइन करने के बाद क्या होगा उस प्रिंस स्टेट्स का. तो प्रिंस स्टेट्स में जो होगा वो आप देख सकते हो यहाँ पे कि उसका जो इंडिपेंडेंस है, राज्य का इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र, वो चला जाएगा. राइट टू सेल्फ डिफेंस वो अपना खुद नहीं कर पाएंगे. उसके बाद मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन भी वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वो ब्रिटिश ही करेंगे. एम्प्लॉइंग फॉरेन एक्सपर्ट्स, ये भी वो कर नहीं कर पाएंगे, कोई किसी फॉरेन एक्सपर्ट को उनको एम्प्लॉय करना है तो वो ये भी नहीं कर पाएंगे, ये भी उनसे चला गया, साइन अवे हो गया. सेटलिंग इट्स डिस्प्यूट्स विद इट्स नेबर्स, उनके नेबर्स के साथ भी अपना डिस्प्यूट नहीं सेट कर पाएंगे विदाउट द ब्रिटिश परमिशन. ठीक है, सो अनफोर्सिन इफेक्ट, अनएम्प्लॉयड सोल्जर्स जॉइन ऑब्लिक डिकेड पिंडारीज एंड हरास्ड मेनी स्टेट्स. तो यहाँ से ऐसा हो गया कि जो इंडियन सोल्जर्स थे जो राजा की आर्मी में, वो तो एक प्रकार से अनएम्प्लॉयड हो गए. वाई? बिकॉज ब्रिटिश ट्रूप उस राज्य को मिल गई. ठीक है, तो उस राजा के जो सोल्जर्स थे वो कहाँ पे जाएंगे, तो दे बिकेम अनएम्प्लॉयड. ओके, और बिकेम पिंडारीज बन गए, और उनको बहुत सारे राज्यों ने उनको हरेस भी करवाया था. ठीक है, हरेस भी किया था. पिंडारी यानी कि पिंडारीज का मतलब था लूटपाट करना, मचाना, लूटपाट मचाना. तो बाद में वो जो सोल्जर्स थे इनके, वो लाइक पिंडारीज बन गए थे. सबसिडियरी अलायंस की स्टेजेस आप देख सकते हो, ये टोटल 4 स्टेजेस में था सबसिडियरी अलायंस. पहला जो स्टेज था, देखो आप देख सकते हो, फर्स्ट स्टेज में इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशों ने, इन्होंने पहले स्टेज में किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफर टू हेल्प नेटिव स्टेट विद ट्रूप्स इन वॉर अगेंस्ट अनदर नेटिव स्टेट. ठीक है, अगर किसी कोई राज्य अगर किसी दूसरे राज्य से अगर वॉर में होगा तो उस राज्य को सपोर्ट करना, जिससे ये साइन किया गया इनका सबसिडियरी अलायंस. ओके, ये पहली स्टेज थी. दूसरी स्टेज क्या थी, कॉमन कॉज विद द नेटिव स्टेट. ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रूप्स वुड फाइट अलोंगसाइड द नेटिव स्टेट्स ट्रूप्स. जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रूप्स है वुड फाइट अलोंगसाइड द नेटिव स्टेट्स ट्रूप्स. जो नेटिव स्टेट्स की जो ट्रूप्स थी उनसे एक प्रकार से अलायंस साइन करेंगे. थर्ड स्टेज था परमानेंट ट्रूप्स स्टेशन इन द नेटिव स्टेट. तो इनकी परमानेंट जो भी उनकी फोर्स रहेगी उस राज्य में वो परमानेंट रहेगी. ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए, वो अभी हटेंगे नहीं. उसके बाद नेटिव रूलर टू पे फीस फॉर इट, और उसकी फीस नेटिव रूलर को पे करनी पड़ती थी. ये तीसरी स्टेज थी. और फोर्थ स्टेज ऐसी थी कि अगर इन केस अगर नेटिव स्टेट अगर इसका पैसा अगर मेंटेनेंस पे नहीं कर पाएगा, हाई फीस अगर ब्रिटिशों को नहीं दे पाएगा, अगर नहीं दे पाया, तो फिर इट वाज आस्क्ड टू सीड टेरिटरीज. तो उनको टेरिटरीज एक प्रकार से क्या करनी थी, सीड देनी थी, उनको देना पड़ता था. तो ये सारी चीजें यहाँ पे की गई थी. ठीक है, टाइमलाइन ऑफ द सबसिडियरी अलायंस. सबसिडियरी अलायंस की टाइमलाइन क्या है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है,
1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद अवध वाज अ प्रीकर्सर टू सबसिडी अलायंस। ये का मतलब है सबसिडी अलायंस। ओके, तो 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी होने के बाद अवध जो था ये पहला सबसे अलायंस का शिकार बना था ब्रिटिशों का। ठीक है, ये अनऑफिशियल था उस टाइम पे, ऑफिशियल नहीं था, बफर स्टेट इसको कहा गया था उस टाइम पे। 1798 में निजाम, हैदराबाद के जो निजाम थे, ये फर्स्ट पर्सन थे टू साइन द सबसे अलायंस की ट्रीटी। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। ठीक है, 1799 में तंजौर, सूरत, इसने साइन किया। 1799 में मैसूर ने भी साइन किया। और 1801 में अवध, अनेक्सेशन ऑफ रोहिलखंड, रोहिलखंड का इन्होंने अनेक्सेशन किया था, तो उन्होंने भी साइन किया था। उसके बाद 1801 में आरकोट ने भी साइन किया था, आरकोट यानी कर्नाटक। 1802 में गायकवाड़ पेशवा, इन्होंने साइन किया। 1803 में सिंधिया भोसले ने साइन किया। 1810 में ऑल राजपूत स्टेट्स ऑफ राजस्थान, इन्होंने साइन किया। और 1818 में होलकर्स ने साइन किया था। तो दिस इज ऑल, ओके, यू कैन से दिस सबसिडी अलायंस ट्रीटी। तो ये सारे राज्य उनके अंडर में चले गए थे। ठीक है, तो आज हम बहुत सारा पार्ट हिस्ट्री का कवर अप करने वाले। वी हैव लॉट ऑफ टाइम टुडे, वी हैव स्टार्टेड आवर लेक्चर ऑन टाइम आल्सो। ठीक है, तो ज्यादा हम पॉइंट कवर अप करेंगे आज। उसके बाद इंडिया इन 1805, 1805 का इंडिया क्या था, यू कैन सी सबसिडी अलायंस एक प्रकार से एकदम आप देख सकते हो फॉर्म में चल रहा था उस टाइम पे। पिंक एरिया अंडर डायरेक्ट ईस्ट इंडिया रूल, जो ब्लू एरिया था, ब्लू एरिया आप मैप में देख सकते हो, ये जो ब्लू एरिया है, ये पूरा जो था ये सब निजाम, यहाँ पे निजाम है, मैं आपको मार्कर से दिखाता हूँ। ओके, यहाँ आप देखो ब्लू अवध, यहाँ निजाम, ये ब्लू एरिया जो है ये पूरा सबसे अलायंस था। यानी वहां राजा था, लेकिन राजा एक प्रोटेक्टेड अंडर था, प्रोटेक्शन के अंडर था, ब्रिटिश वहां उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, और जो पिंक एरिया आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये डायरेक्टली ये साउथ का पार्ट है थोड़ा सा, ये देखो ये साउथ का पार्ट है, सरकार, नॉर्दर्न सरकार, ये देखो कर्नाटक, मैसूर, तो ये डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था। ओके, ये अफगानिस्तान है बाजू में, ऊपर की साइड में। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पे मेरिट्स ऑफ सबसिडी अलायंस। सबसिडी अलायंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, बाय दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ने क्या किया, ये सिस्टम के अनुसार इंग्लिश बिकेम द सुप्रीम एंड पैरामाउंट पावर इन इंडिया। तो जैसे ही सब सबसे अलायंस लागू की गई थी, रिचर्ड वेल्स ने किया था, तो इसके बाद जो सिस्टम था, दिस सिस्टम इंग्लिश बिकेम द सुप्रीम एंड पैरामाउंट पावर। अंग्रेज एक प्रकार से सुप्रीम एंड पैरामाउंट पावर इंडिया में बन गए थे। रिसोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कंपनी इंक्रीज ग्रेटली। कंपनी का जो रिसोर्स और जो इनकम वगैरह था, इन्फ्लुएंस जो प्रभाव, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था इसके कारण। एलिज हैव द इंग्लिश मेंटेन कंट्रोल ओवर द रूलर्स। जो अलायंसेस थी इनकी अंग्रेजों की, ये अंग्रेजों को एक प्रकार से डायरेक्टली हेल्प करती थी कि ये रूलर्स पे अपना कंट्रोल मेंटेन कर पाए। यानी कि कौन सी अलायंस, इनकी सबसे अलायंस, उनकी मिलिट्री, इनकी फोर्स। ओके, उस अकॉर्डिंग। सो और अदर इंडियन रूलर्स, कौन से अलायंस, ये जो जिनके साथ इन्होंने साइन की थी अलायंसेस राजा के साथ, तो वो डायरेक्टली क्या करेगी, जो अदर इंडियन राज्य है जहाँ पे सबसे अलायंस नहीं है, उनको भी उनके ऊपर भी कंट्रोल मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा इसको। ठीक है, उस हिसाब से इट इनेबल द कंपनी टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन फोर्सेस। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इट इनेबल्ड द कंपनी को इन्होंने इनेबल किया टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन फोर्सेस। तो जो इतनी बड़ी आर्मी ये वहां पे रखते थे, इसका खर्चा वगैरह जो भी होगा वो पूरा इंडियन स्टेट करेगा, वो राजे महाराजे करेंगे। ओके, तो ये तो ब्रिटिशों का कोई लुकआउट नहीं था उस पर।
So the extent of British Empire in India increased greatly as several rulers had ceded parts of their kingdoms. So जो भी कुछ extent था British Empire का इंडिया में जो extent था वो बहुत बड़ा था, greatly बड़ा था, as several rulers, बहुत सारे rulers जो थे उन्होंने अपना पार्ट जो है उनका किंगडम का दे दिया था अंग्रेजों को, ठीक है। अब डीमेरिट्स क्या थे इसके आप ये भी देख सकते हो, जैसे हमने कैरेक्टर्स देखे, गुणधर्म देखे, जैसे इनके कुछ नेगेटिव मेरिट्स भी थे, मेरिट्स और डीमेरिट्स भी थे दोनों के। अब देखो एक प्रकार से जैसे आपने मेरिट में देखा कि राजाओं को एक प्रकार से प्रोटेक्शन मिला, लेकिन दूसरी साइड में इनका जो प्रेस्टीज था, इनका जो मान सम्मान था, जो मर्यादा थी इनकी, ये पूरी चली गई थी, ठीक है, नेटिव रूलर्स की। ये सब्सिडी अलग आने के बाद इनको कोई रिस्पेक्ट रहा ही नहीं था। ओके, द सब्सिडी डिमांडेड फ्रॉम द इंडियन रूलर्स वाज बियॉन्ड देयर मीन्स। जो सब्सिडी ब्रिटिश लोग मांगते थे इनके उनके पास से, वो उनके आवक के बाहर थी, उनके कैपेसिटी के बाहर थी। बहुत ज्यादा पैसा ये उनको देना पड़ता था, ब्रिटिश फोर्सेस को देना पड़ता था इनको, और वो ये अफोर्ड नहीं कर पाते थे नेटिव रूलर्स, ठीक है। और उसके बाद दे टैक्स देयर पीपल हेवीली, और इसके कारण फिर ये लोग क्या करते थे, राजा महाराजा उनके लोगों के ऊपर ही बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे, ठीक है। टैक्स लगाएंगे तो फिर वसूल करेंगे ऐसा। इंडियन रूलर्स वर कंपेल्ड टू डिसबैंड देयर ओन आर्मीज, पिंडारी स्कॉच। तो इंडियन रूलर्स जो थे अपनी आर्मी को डिसबैंड कर दिया इन्होंने बिकॉज ऑफ सब्सिडी अलायंसेस, और डिसबैंड करने के बाद इनके जो सोल्जर्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, बाद में वो पिंडारी बन गए, लूटपाट करने वाले लोग बन गए थे, ठीक है। Local rulers lived a life of irresponsibility and degradation because they considered that their security was now British concern. जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे, जो लोकल राजा महाराजा, ये अपने जो अपना जो जीवन था खुद का, ये एकदम बेजवाबदारी से ये जीते थे, इररिस्पांसिबल जीते थे, डिग्रेडेशन के साथ जीते थे, बिकॉज दे कंसिडर्ड दैट, वो ऐसा मानते थे कि उनकी जो सिक्योरिटी है वो ब्रिटिश कंसर्न है, ब्रिटिश के अंडर रहेगा। Though not allowed to wage war with each other directly, they kept plotting and intriguing against one another, ठीक है। Though not allowed to wage war, अगर ये war अगर नहीं भी कर पाए एक दूसरे से, they kept plotting and intriguing against one another, उन्हें एक दूसरे के साथ इंट्रीगिंग करना शुरू किया था ब्रिटिश लोगों को, याद रखना। अब ये हो गया हमारा सबसे अलायंस। अब नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये सिस्टम इंडिया में लाया था डलहौसी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम डिस्कस कर दिया आज। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये जो सिस्टम था ये लाया था किसने, ये लाया था डलहौसी ने, ठीक है। डलहौसी वाज द ब्रिटिश गवर्नर दैट टाइम। ही ब्रॉट दिस पॉलिसी आफ्टर सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस तो रिचर्ड वेलेस ने लाया था, ये डलहौसी ने लाया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब ये होता है कि इट इज कॉल्ड एज दत्तक वारसा नामंजूर। मींस इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज कोई राजा है, ठीक है, किसी राज्य का उस टाइम पे नेटिव राजा, अगर उसको खुद का अगर बेटा नहीं होगा, अपना खुद का बेटा, तो फिर वहां का जो वो क्या करेगा, किसी बच्चे को गोद लेगा, गोद लेने के बाद उसको राजा बनाएगा। लेकिन ब्रिटिशों ने ये पॉलिसी कर दी थी कि अगर वो राजा नहीं रहेगा
Why? Because he is not the original heir. ठीक है, इनहेरिटेंस पावर नहीं है उसके हाथ में, वो तो गोद लिया गया है। तो ऐसे गोद लिए गए बेटे जो है वो शासन नहीं चलाएंगे, वो राजा नहीं बन पाएंगे। खुद का होगा तभी वो चलेगा। ठीक है, अगर किसी राजा को खुद का बेटा नहीं होगा तो वो राज्य सीधा ब्रिटिशों के अंडर चला जाएगा। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन शॉर्ट मैंने आपको बताया, इसके बारे में डिटेल हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन ऑफ अडॉप्टिंग अ मेल चाइल्ड फ्रॉम एक्सटेंडेड रॉयल फैमिली इन केस द किंग वाज चाइल्डलेस। तो जो अगर कोई राजा अगर चाइल्डलेस होगा, किसी राजा को अगर बेटा नहीं होगा, तो फिर इनका एक ट्रेडिशन था, एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन था कि वो किसी मेल चाइल्ड को, ठीक है, किसी भी रॉयल फैमिली का अगर वो होगा मेल चाइल्ड, तो उसको गोद लेंगे किसी रॉयल फैमिली का, वैसे किसी को भी नहीं उठाएंगे वो। ठीक है, सो द पॉलिसी ऑफ लैब्स, ये जो लैब्स की पॉलिसी थी ये बेस्ड थी ऑन डिफरेंस इन प्रिंसिपल, ठीक है, बिटवीन द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड राइट टू गवर्न। सो राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, राइट टू गवर्न, इसके ऊपर ये बेस्ड थी। सो अडॉप्टेड सन ऑफ एनी नेटिव रूलर वुड इनहेरिट प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनली। तो जो भी अडॉप्टेड सन था ऑफ एनी नेटिव रूलर, किसी भी अगर नेटिव रूलर का अडॉप्टेड सन होगा तो वो इनहेरिट प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपना एक प्रकार से सिर्फ उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी मिलेगी, राजा की गद्दी नहीं मिलेगी उसको। ठीक है, जो कोई प्रॉपर्टी राजा उसको देगा वो मिलेगी, लेकिन राजा की गद्दी उसको नहीं मिल पाएगी, वो राजा नहीं बन पाएगा। ये था ये पॉलिसी, इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड राइट टू गवर्न, इसके ऊपर बेस्ड था ये पॉलिसी। ठीक है, सो नॉट ऑटोमेटिक हेयर टू द थ्रोन ऑफ द फोस्टर पेरेंट नेटिव रूलर। तो नेटिव रूलर का ऑटोमेटिक सक्सेसर नहीं बन पाएगा। सो आफ्टर द पैरामाउंट पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये डिसाइड किया वेदर किंगडम वुड गो टू अडॉप्टेड सन और बी एनेक्स्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो किंगडम है, ऐसे राजा का किंगडम जिस राजा को खुद का बेटा नहीं है, ठीक है, तो ऐसे राजा का किंगडम जो है वो एक प्रकार से अडॉप्टेड सन को दिया जाए या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसको अनेक्स किया जाए। So East India Company called it to be based on Hindu law of succession and Indian traditions. तो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको called it to be based on Hindu law of succession, उसको हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन उसको बुलाया था और इंडियन ट्रेडिशन उसको कहा था। ठीक है, उस अकॉर्डिंग। So annexed states were monitored by chief commissioners with introduction of centralized control called non-regulation system for modern centralized system states. Okay, उस हिसाब से। तो एनेक्स स्टेट्स वर मॉनिटर्ड बाय चीफ कमिश्नर्स। जो एनेक्स स्टेट्स थे वो किसके द्वारा वो मॉनिटर किए जाते थे? विद इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल कॉल्ड नॉन रेगुलेशन सिस्टम फॉर मॉडर्न सेंट्रलाइज स्टेट्स। ठीक है, उस हिसाब से। रीजंस फॉर एग्रेसिव एक्विजिशन, नॉन रेगुलेशन सिस्टम क्या था? क्या? नॉन रेगुलेटिंग सिस्टम फॉर मॉडर्न सेंट्रलाइज्ड स्टेट्स। नॉन रेगुलेशन यानी किसी का रेगुलेशन नहीं था उसके ऊपर। तो ऐसा सिस्टम था कि ब्रिटिश जो थे, जो एनेक्स स्टेट्स होते थे, वो मॉनिटर किए जाते थे चीफ कमिश्नर्स के द्वारा विद इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल कॉल्ड नॉन रेगुलेशन सिस्टम। तो ये अपना जवाबदारी यानी कि वो कंट्रोल नहीं करेगा उसके ऊपर, सॉरी सिर्फ कंट्रोल करेगा लेकिन रेगुलेशन नहीं कर पाएगा सिस्टम को, मॉडर्न सेंट्रलाइज स्टेट्स। ठीक है, कोई भी राज्य को एनेक्स करेगा तो। और इसके ऊपर वो जो EIC called it to be based on Hindu law of succession, मतलब ईस्ट इंडिया जो लॉ, उनके जो लॉ थे वो हिंदू लॉ के ऊपर बेस्ड थे, ऐसा कुछ? नहीं, जो भी अडॉप्शन पॉलिसी था उस टाइम पे, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कॉल्ड टू बी बेस्ड ऑन हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन एंड इंडियन ट्रेडिशन। तो हिंदू लॉ और हिंदू लॉ जो थे, हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन और इंडियन ट्रेडिशंस, उसके बेस पे ही ये इस सिस्टम को लाइक एनेक्सेशन ये करते थे। उसको खुद का बेटा ही नहीं है तो हिंदू लॉ में ऐसा दिया था उस टाइम। ठीक है, अगर किसी राज्य को अगर खुद का बेटा नहीं होगा तो राज्य नहीं कर पाएगा। तो ये उसी लॉ को ये फॉलो करके चलते थे ब्रिटिशर, इन्होंने उसका पूरेपूर यूज किया था उस लॉ का। Okay. राजा को खुद का बेटा होना चाहिए तभी वो राज कर पाएगा। रीजंस फॉर एग्रेसिव एक्विजिशन, तो ये रीजन क्या थे, इन्होंने इतना एग्रेसिवली एक्विजिशन क्यों किया राज्यों का, किंगडम्स का? ठीक है, पहला था कि इसका स्ट्रेटेजिक रीजन था, दूसरा कमर्शियल रीजन था। स्ट्रेटेजिक ये था कि इंपीरियल डिफेंस, इनको एक प्रकार से सुरक्षा चाहिए थी, प्लस एंडिंग द मिसरूल ऑफ प्रिंसेस टू विन गुडविल ऑफ पीपल। एंडिंग द मिसरूल ऑफ प्रिंसेस,
जो प्रिंसेस थी, प्रिंसेस जो थे, राजा वगैरह, इनका जो मिस रूल था, यानी कि अच्छे से अपना राज्य को नहीं चला पाते थे, ठीक है। तो अपना राज्य अच्छे से वो चला नहीं पाते थे, तो इसलिए ब्रिटिशों ने ये सोचा कि हम चलाएंगे और लोगों का गुडविल हम जीतेंगे, ओके, उस अकॉर्डिंग। तो इनका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस था इसका, इसलिए इन्होंने ये पॉलिसी किया था। जैसे कि इनको पता था अगर हमने ये राज्यों को अगर अपने अंडर में नहीं लिया, तो कोई भी बाहरी पावर आके लाइक ये अगर कहीं भी एकजुट हो सकते हैं सारे राज्य आए, तो इसलिए हम ये गेम इनका कर देते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक रीजन था। दूसरा कमर्शियल था, जैसे कि सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, न्यू न्यू मार्केट्स फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है, उस हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रीजंस फॉर एग्रेसिव एक्विजिशन। एग्रेसिव एक्विजिशन क्यों किया गया, उसके पीछे रीजंस क्या थे? स्ट्रेटेजिक इंपेरियल डिफेंस था, प्लस एंडिंग द मिसरूल ऑफ प्रिंसेस टू विन गुडविल ऑफ पीपल, ओके। दूसरा कमर्शियल, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, न्यू मार्केट्स फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये भी इनका तीसरा रीजन था, ठीक है, उस हिसाब से। जस्ट मिनट। ओके, सो कमर्शियल रीजन था कि रॉ मटेरियल वगैरह न्यू मार्केट को तैयार करना था मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए। तो इनके दो रीजन थे ऐसे। लिस्ट ऑफ स्टेट्स अनेक्स थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर कौन से राज्यों को इन्होंने एनेक्स किया था, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो लिस्ट ऑफ स्टेट्स हम देखते हैं। सातारा 1848 में सातारा में लागू किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ओके। जैतपुर एंड संबलपुर में 1849, भगत में 1850, उदयपुर में 1852, झांसी में 1854, नागपुर में 1854। जैसे 1857 का जो बैटल हुआ था, ठीक है, जो बैटल 1840 40 1857 का जो बैटल हुआ था, उसको फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है इंडिया में। तो उस बैटल का जो रीजन था, उस बैटल होने के पीछे जो रीजन था, वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो ये सारे ऐसे स्टेट्स थे, इन राजाओं को अपने खुद का बेटे नहीं थे। झांसी की रानी थी, वो इस बैटल में आ गई थी, ठीक है ना। उसके बाद और भी कुछ स्टेट्स हैं जो हम आपको आगे मिलेंगे। कानपुर का जो राजा था, जो भी कुछ अडॉप्टेड सन थे, उनकी पेंशन भी बंद करवाई गई थी इनके द्वारा, उनको जो पेंशन मिलती थी वो।
सो हिज टेरिटोरियल एक्विजिशन, अगर आपने इनका टेरिटोरियल अगर एक्विजिशन देखा और ट्रांसफॉर्म द मैप ऑफ इंडिया, इन्होंने इनका मैप पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया था. So had he not acquired these territories, then many more Hyderabad, Jamnagar and Kashmir like crisis would happen in those areas immediately after freedom in 1947. अगर इन्होंने ये ऐसे ही बोला जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगर सपोज ऐसे कुछ एरियाज को अगर एक्वायर नहीं किया होता तो 1947 के बाद जो जामनगर या हैदराबाद, कश्मीर, ये जो एरियाज थे, इन एरियाज में बहुत ज्यादा लाइक कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे 1947 के बाद. ठीक है, अगर इन्होंने ब्रिटिश ने अगर ये एरिया को एक्वायर नहीं किया होता तो ऐसे भी कहा जाता है. कुछ चीजें पॉजिटिव हुई थी, कुछ चीजें नेगेटिव हुई थी. तो आप देख सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी का ये डिजाइन था 1662 1707 में. उसके बाद 1801 में ऐसा हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी. देन यहाँ पे एनसाइन देख सकते हो आप, उनका झंडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1870. इसके बाद 1707 सर ये था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये और उसके बाद ये था 1801 में ऐसा. तो 1947 तक ऐसा था इनका. ठीक है, इस हिसाब से. तो ये आप देख सकते हो यहाँ. सो उस हिसाब से तो अगला मैं ओपन करता हूँ पीपीटी. हेलो सर. हाँ बोलो. सर पीपीटी कब करोगे? क्या आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी? वॉइस इज नॉट क्लियर. मैं पीपीटी कब करूंगा? अब मैं उसको बना के भेज देता हूँ. बाकी मैं जैसे वो मैडम जो टेलीग्राम पे नहीं है, मैं उसको टेलीग्राम कर देता हूँ मैडम को. मेरे को टेलीग्राम कीजिए ना. हाँ, तुम्हें आई थिंक मैं लास्ट टाइम 2 पीपीटी भेजी थी ना. बहुत बड़ा पेज था, उस पे भेजना ना मुझे. ठीक है, मैं भेजता हूँ तुम्हें. बाकी अदर पीपीटी भेज देता हूँ मैं. ठीक है. तो ये अगले हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं. सो अगले पॉइंट हमारे क्या क्या होंगे. सो अभी हम डिस्कस करते हैं गवर्नर जनरल को, वॉरेन हेस्टिंग. देखो अब सबसे अलायंस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया. अब इसके बाद अगेन अगेन वी विल कम बैक टू 17th सेंचुरी. ओके, 1770, 1770, 65, 60 उस पीरियड में हम वापस आएंगे. उस हिसाब से अब रेगुलेटिंग एक्ट आपका शुरू होगा यहाँ से. ब्रिटिश लोग जब इंडिया में आए थे तो इन्होंने कुछ कानून वगैरह किए. जैसे मैंने आपको कहा था कि इन्होंने जैसे ही बंगाल को जीता, इन्होंने अवध को जीता. बंगाल को जब इन्होंने जीता था आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी और बक्सर के बाद इनके हाथ में बंगाल चला गया था. तो बंगाल की इनके पास दीवानी पावर मिली थी. दीवानी पावर का मतलब होता है कि वहाँ ये अपने कानून वगैरह खुद बनाएंगे, वहाँ अपनी मिलिट्री खुद चलाएंगे, वो अपना कॉमर्स व्यापार वगैरह खुद करेंगे. यहाँ इनको वहाँ उनको कोई रोकने वाला नहीं था. तो अब कैसा है कि बंगाल अगर इनके हाथ में आया था, इंडिया का एक पार्ट आ गया था, अब कुछ ना कुछ तो कानून वगैरह इनको बनाना पड़ेगा ना बंगाल में, तो अगर बंगाल चलाना है तो. ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कुछ कानून वगैरह पास किए थे, लॉ पास किए थे. जनरली क्या होता था कि 3 जगहों पे इनके सेंटर थे मेन. एक था मद्रास में, एक था बॉम्बे उस टाइम पे, और जो मेन सेंटर था इनका बंगाल था. पहले इनकी कैपिटल मद्रास थी, मद्रास के बाद इन्होंने अपनी कैपिटल चेंज की और उसको बंगाल कर दिया, और मुंबई. ऐसे 3 इनके मेजर पोर्ट्स थे उस टाइम पे. ठीक है, तो ये वॉरेन हेस्टिंग का इमेज है. देखो बहुत अच्छा था ये दिखने में, लेकिन कुछ काम का नहीं था. ठीक है. So East India Company's representative at the court of Nawabs of Bengal 1758 to 1761. 1758 to 1761 ये जो ड्यूरेशन था, इस ड्यूरेशन में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ओके,
तो उस टाइम पे वो नवाब के कोर्ट में गए थे, नवाब के दरबार में गए थे बंगाल के। और मेंबर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज काउंसिल, द कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ फॉर इट्स अफेयर्स इन बंगाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो काउंसिल थी, जिसको कंट्रोलिंग बॉडी कहा जाता था, तो वो अपने पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स वगैरह संभालती थी, ये फ्रॉम 1761 टू 1764 तक। तो उसके बाद काउंसिल के साथ डिस्प्यूट हो गए थे कुछ इनके, ये रिजाइन एंड रिटर्न टू इंग्लैंड इन 1765। तो वॉरेन हेस्टिंग ऑलरेडी 1773 में इंडिया में तो आया था, बाद में ये दोबारा आया था इंडिया में, इसको दोबारा बुलाया गया था, एज अ गवर्नर बन के आया था ये। तो पहले के बॉडी में एक मेंबर में कमिटी में थे, पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं थे, ये पहले कम्युनिटी में थे, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने से पहले ये एक कमेटी में थे, जो कमेटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमेटी थी, एक बॉडी थी, गवर्निंग बॉडी, तो उसमें काम करते थे। तो कुछ इनका डिस्प्यूट हो गया था, उसके बाद उन्होंने कमेटी से, उस बॉडी से रिजाइन किया और वापस इंग्लैंड चले गए थे। सो मनी का थोड़ा सा इसके पास कमी पड़ी थी, तो ये जॉब ढूंढने के लिए फिर से इंडिया में आया था ये। तो वहाँ कुछ नहीं था इंग्लैंड में, बस इंडिया के ऊपर ही डिपेंड थे वो लोग, अपना पैसा कमाने में, खाने पीने पे। इंडिया ही सब कुछ उनको देता था। वहाँ था क्या ब्रिटेन में, उन्होंने तो इधर उधर से चोरी करके अपना ब्रिटेन बनाया अभी आज, ठीक है, था कुछ नहीं ब्रिटेन में। तो सेकेंड इन द काउंसिल ऑफ मद्रास 1769 टू 1771। तो इस साल में ये काउंसिल में सेकेंड नंबर की पोजीशन पे थे, मद्रास काउंसिल में। तो उनको 1772 में बंगाल के गवर्नर उनको अपॉइंट किया गया था, ओके। और इनको तब अपॉइंट किया गया जब बंगाल में सूखा पड़ा था, एक फेमाइन आई थी बंगाल में। और फेमाइन आने के पीछे बहुत बड़ा रीजन था। उस फेमाइन में 7 या 10 या 12 करोड़ जो पॉपुलेशन जो मारी गई थी इंडिया की, ठीक है, बंगाल फेमाइन में। बहुत नेगेटिव सीवियर फेमाइन था, और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिस्टम में चेंज किया अपने, और ये जो वॉरेन हेस्टिंग था, इसको लाया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं क्या था। इस एक्ट के अंडर इन्होंने क्या क्या इंडिया में किया था हम देखेंगे। गवर्नर प्लस काउंसिल इन ईच प्रेसिडेंसी, जैसे कि 3 इनकी प्रेसिडेंसी थी, कहाँ पे, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल में। ये तीनों प्रेसिडेंसीज में इनके गवर्नर और उसके साथ एक काउंसिल दी जाएगी, ठीक है। इंडिविजुअल गवर्नर दिया जाएगा हर एक प्रेसिडेंसी को, ठीक है, और एक काउंसिल उसके अंडर में दिया जाएगा। तो तीनों प्रेसिडेंट, तीनों गवर्नर अलग अलग थे, बॉम्बे के, बंगाल के एंड मद्रास के। तो इंडिया में गवर्नर प्लस काउंसिल था, और इंग्लैंड में क्या था, इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो था, ये पहला ऐसा एक्ट था, पहली स्टेट थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को इंडिया में रेगुलेट करने के लिए उठाई थी। बिकॉज ये क्या कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंडिया में, ये इनको कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन जब इनको पता चला कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा करप्शन कर रही है, बहुत ज्यादा मातम मचा रही है वहां पे, ओके, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इंग्लैंड का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उनको लगा कि यार इनको थोड़ा सा कंट्रोल में लाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इनके ऊपर अब क्या करेंगे, हम रेगुलेट करना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को पास करवाया था, ठीक है। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में क्या क्या हम देखेंगे। उन्होंने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया कंपनी की इस एक्ट के अंडर। उसके बाद उन्होंने इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन किया था। इंडिया में जो प्रशासन इन्होंने बनाया, वो सेंट्रलाइज प्रशासन बनाया था। सेंट्रल में एक रहेगा और राज्यों में अलग अलग इनके जो गवर्नर्स थे वो देखेंगे। सेंट्रल में एक इनका बैठेगा मेन चीफ। तो इस एक्ट की जरूरत क्या पड़ी थी, हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ड्यूअल सिस्टम गवर्नेंस इंडिया में था, और ये जो ड्यूअल सिस्टम थी इंडिया में, किसने लाई थी, ये रॉबर्ट क्लाइव ने लाई थी। ड्यूअल सिस्टम का मतलब होता है डबल गवर्नमेंट, मींस स्टेट एंड सेंट्रल एंड स्टेट, ऐसे इन्होंने 2 पार्ट किए थे वहां पे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल सिस्टम को इंडिया में लाया था, और इस ड्यूअल सिस्टम ने इतना नुकसान किया था इंडिया का, बंगाल का स्पेशली। तो इसी कारण बंगाल में
1770 to 1771 में सूखा पड़ा था. ईस्ट इंडिया कंपनी was now a semi sovereign political entity in India. ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक सेमी सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी थी, पॉलिटिकल एक पार्टी थी. इट हैड रेवेन्यू राइट्स. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक रेवेन्यू राइट्स थे, सेमी सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी थी. इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी. बैंकरप्सी यानी कि वह बहुत ज्यादा करप्शन करते थे, बहुत लूटपाट करते थे, लोकल रूलर्स को बहुत ज्यादा चलाते थे. ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले जो रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर थे बंगाल के, उसने क्या किया था कि उसने अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को प्राइवेट ट्रेड करने के लिए अलाउ किया था. और प्राइवेट ट्रेड करने के टाइम पे वो प्राइवेट ट्रेड कंपनी के लिए भी काम करेंगे और अपना खुद का प्राइवेट ट्रेड भी करेंगे. और उसमें उन्होंने बहुत नुकसान कंपनी का किया था, पूरा करप्शन किया था, रिश्वतखोरी करते थे वो उस टाइम पे. लोकल लोगों से वो रिश्वत वगैरह वसूल करते थे. ठीक है. और इसके कारण फिर कंपनी को कुछ फायदा होता ही नहीं था, ये अपनी जेब भर रहे थे कंपनी के एम्प्लॉय. तो नियर अबाउट 1.6 मिलियन डॉलर, सो नॉट डॉलर, पाउंड, इतना सारा बिल इनका पेंडिंग था, अनपेड था. ये बैंकरप्सी पे था, यानी कि अब ये इसका दिवाला निकलने वाला था ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में. तो इन्होंने फिर 9 मिलियन पाउंड का कर्जा इन्होंने मंगवाया था ब्रिटेन से. ठीक है. तो कंपनी एसेट्स वर वर्थ लेस देन 5 मिलियन. इनके जो एसेट थे 5 मिलियन से भी कम थे और इनको 9 मिलियन का लोन चाहिए था ब्रिटिश गवर्नमेंट से. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे देगा फिर इनको. ठीक है. तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इनकी ऑडिट टीम भेजी थी इंडिया में, रॉबर्ट क्लाइव का वगैरह ऑडिट सबका किया गया था, तो उस टाइम पे बहुत बड़ा डिफरेंस इनको मिला था उस टाइम पे. ठीक है. तो ऑन 15 जुलाई 1772 में डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी अप्लाइड टू द बैंक ऑफ इंग्लैंड फॉर अ लोन ऑफ 4 लाख पाउंड. तो 15 जुलाई 1772 में जो डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने अप्लाइड टू द बैंक ऑफ इंग्लैंड. बैंक ऑफ इंग्लैंड में इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था. 4 मिलियन का लोन था ये. ठीक है. तो 15 जुलाई 1772 में इन्होंने डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने टू द बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए इन्होंने अप्लाई किया था फॉर अ लोन ऑफ 4 मिलियन पाउंड. सो फोर्टनाइट लेटर दे रिटर्न, 15 दिन के बाद इन्होंने इसको रिटर्न किया, आस्किंग फॉर एन एडिशनल 3 लाख मिलियन पाउंड. 3 लाख मिलियन पाउंड के लिए इन्होंने और अप्लाई किया था. तो इस तरह से लोन के लिए अप्लाई किया जा रहा था. इसलिए फिर थोड़ा डाउट आया उनको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो इंग्लैंड में बैठी थी, कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है, इतना लोन ये क्यों मांग रहे हैं भाई, कि इतना तो आपका रेवेन्यू भी नहीं है, इतना लोन आपको क्यों चाहिए. तो इसी कारण अब इस एक्ट की प्रोविजंस क्या थी आप देख सकते हो. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इंडिया में भेजा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, उस पर वॉच करने के लिए. 1 से 4 साल, 1 to 4 years कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टर्म इंक्रीज की गई थी 1 से 4 साल तक. ठीक है. 1/4 ऑफ डायरेक्टर जो थे इनके, वो हर साल रिटायर किए जाते थे और वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते थे. ठीक है. ईस्ट इंडिया कंपनी जो है टू प्रोड्यूस ऑल इट्स पेपर्स रिलेटेड टू मिलिट्री. ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था कि उसको सारे मिलिट्री से संबंधित अपने जो पेपर्स थे वो, और दूसरा रेवेन्यू संबंधित जो इनके पेपर्स थे, ये इनको प्रोड्यूस करने थे. ठीक है. पेपर्स किसके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने, सॉरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सामने, नॉट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिसर को भेजा था यहाँ पे, जिनका नाम था चांसलर ऑफ द एक्सचेकर. ये इंडिया में आया था और इनको, ये किसके लिए आए थे, इनका फाइनेंस रेवेन्यू चेक करने के लिए. तो खर्चा वगैरह इन्होंने काफी, ऑडिट टीम थी इनकी. तो मिलिट्री रेवेन्यू से संबंधित पेपर उनको देने थे. सो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को इन्होंने कैलकाटा यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में ला के रख दिया था इस एक्ट में. इसका मतलब पहले तीनों भी इंडिविजुअल थे, अपना अपना काम इंडिविजुअली करेंगे. बॉम्बे अपना खुद का काम करेगा, बॉम्बे गवर्नर, मद्रास गवर्नर अपना काम करेगा खुद से, और कैलकाटा का जो गवर्नर है वो अपना खुद का अलग अपना काम
करेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें थी, ओके, तो इन चीजों को लाइक कंसिडर करते हुए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मिनट, ओके, सो ईस्ट इंडिया कंपनी टू प्रोड्यूस ऑल इट्स पेपर्स ने वो देखा। उसके बाद मेड द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेट। तो इस एक्ट के अंडर बंगाल को सुप्रीम कर दिया, बॉम्बे और मद्रास को इन्होंने अंडर लाइक सबऑर्डिनेट कर दिया था इस एक्ट के अंदर। बंगाल का जो गवर्नर था उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम से जाना गया। मीन्स गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे पहले? रॉबर्ट क्लाइव थे। उनको हटाया गया और वॉरेन हेस्टिंग को लाया गया और इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन दी गई थी। सो नाम बदल गया, गवर्नर ऑफ बंगाल की जगह पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन्होंने करवाया था। और इनका ड्यूरेशन था 5 साल का। ये 5 साल इंडिया में रहेंगे और इनके अंडर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई 4 मेंबर्स की, जो गवर्नर को अपने कामों में गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगी, मदद करेंगी। डिसीजंस इन काउंसिल टू बी टेकन बाय मेजोरिटी। जो काउंसिल के जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो मेजोरिटी के साथ लिए जाएंगे। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल का जो वोट रहेगा वो कास्टिंग वोट रहेगा। कास्टिंग वोट का मतलब ये है कि अगर इनकेस टाई अगर होता है तो फिर कास्टिंग वोट गवर्नर जनरल करेंगे। So Governor General, Supreme or other presidencies governors in matters of peace and war. अगर पीस और वॉर को अगर कंसिडर किया जाए तो बंगाल के गवर्नर जनरल के पास ज्यादा पावर दी गई थी बॉम्बे और मद्रास से ज्यादा। और जो भी कुछ साइन करवाना हो, वॉर ट्रीटी, पीस वॉर, पीस एक्ट, तो वो सब बंगाल के गवर्नर को पूछ के ही मद्रास और कौन करेगा? बॉम्बे करेगा। उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, उनके अगेंस्ट में नहीं करेंगे वो। किसी भी अगर राज्य से अगर किसी भी लोकल रूलर से इनको अगर साइन करवाना होगा तो इन्होंने एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी इस एक्ट के अंडर कलकत्ता में, बंगाल में। ठीक है, और उसमें एक चीफ जस्टिस रहेगा और 3 जजेस रहेंगे, ऐसा इन्होंने क्राइटेरिया किया था। सो नो प्राइवेट ट्रेड, यहाँ पे कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं चलेगा, कोई गिफ्ट कैश एक्सेप्टेंस नहीं होगा, कोई भी ब्राइब नहीं लेगा। ठीक है, कोई भी ऑफिसर ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी कि लोकल रूलर से, जैसे उसमें कौन कौन ऑफिसर्स थे? गवर्नर जनरल, काउंसिल मेंबर्स, सुप्रीम कोर्ट मेंबर्स, ये कोई भी रिश्वतखोरी, कोई भी गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोकल रूलर से। ठीक है, तो ये नाम याद रखो, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे ये फर्स्ट चीफ जस्टिस बनी थी सुप्रीम कोर्ट की उस टाइम पे, कलकत्ता में। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में जान लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग जो थे, अगेन इसका यहाँ रेफरेंस आया है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे 1773 टू 1785 में। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। इन्होंने बंगाल में जो ड्यूअल सिस्टम थी वो इसने एंड कर दी थी। ये ड्यूअल सिस्टम किसने लाई थी बंगाल में? ये लाई थी ब्रिटिश लोगों ने। सॉरी, ब्रिटिश ने मीन्स किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने लाई थी और वॉरेन हेस्टिंग ने इसको रद्द किया था। और इन्होंने नवाब का जो एनुअल पेंशन जो नवाब को दिया जाता था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ये भी वॉरेन हेस्टिंग ने बंद करवा दिया था। ठीक है, उसके बाद इसने और क्या क्या चीजें की थी हम देखेंगे यहाँ पे। हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्परर्स 26 लाख एनुअल पेंशन। अब देखो, नवाब, बंगाल के नवाब की तो पेंशन इसने रुकवाई ही थी, लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ इसने जो एनुअल पेंशन जो मुगल एम्परर, मुगल बादशाह को मिलती थी, ठीक है, तो वो भी इसने बंद करवा दी थी। 26 लाख की पेंशन उसको सालाना मिलती थी उस टाइम पे। सो आफ्टर शाह आलम वाज ब्रोकन फ्री फ्रॉम इलाहाबाद फोर्ट। इलाहाबाद से अगर शाह आलम, इसको पकड़ के रखा था इन्होंने ब्रिटिशों ने, और इसको इलाहाबाद फोर्ट में रखा गया था। इसको वहां से छोड़ने के बाद ये सारी चीजें की गई थी। सो माजी सिंधिया जो थे, माजी सिंधिया ने इसको छुड़वाया था शाह आलम को, और उसको छोड़ने के बाद फिर इनकी 26 लाख की जो एनुअल पेंशन थी उसने रद्द कर दी थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंग ने, और इसकी स्थापना करने का रीजन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दीवानी काम थे, दीवानी काम को किया जाए प्रॉपरली, उसके लिए। उसके बाद इन्होंने कलेक्टर्स को अपॉइंट किया और रेवेन्यू ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद इन्होंने इतरदारी सिस्टम
को शुरू करवाया था। लीज सिस्टम, कोई भी लैंड लीज पे लेते थे उस टाइम पे, या लीज पे देते थे, नॉट लेते थे, देते थे लीज पे। जमींदार वगैरह ये सारी चीजें उन्होंने क्रिएट की उस टाइम पे। तो जमींदारी, महलवारी, ये बहुत सारी लैंड सिस्टम उस टाइम पे उन्होंने जनरेट की। तो लीज सिस्टम है ना, इतरदारी सिस्टम, कोई भी जमीन अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में होगी, कोई लैंड, कोई एग्रीकल्चर लैंड, तो ये क्या करेंगे, किसको देंगे वो, ये देंगे किसको, ये देंगे इतरदारी सिस्टम को। लैंड्स इन बंगाल टू बी लीज फॉर 5 years। ओके, जो भी लैंड वगैरह होगा, लैंड्स इन बंगाल में जो लैंड था, लैंड्स इन बंगाल टू बी लीज्ड फॉर 5 years टू द हाईएस्ट बाइडर इन ऑक्शंस। तो 5 साल के लिए इसको हाईएस्ट बाइडर पे दिया जाता था। 5 साल के लिए किसी भी जमींदार को दिया जाता था लैंड करने के लिए। वहां पे आप प्रोडक्शन करो, उत्पन्न करो, ठीक है, प्रोड्यूस तैयार करो। मेड कैलकाटा द कैपिटल ऑफ बंगाल। सो कैलकाटा को इन्होंने बंगाल की राजधानी बना दी 1772 में, और ट्रेजरी वहां पे इन्होंने शिफ्ट करवा दी थी। यूनिफाइड करेंसी सिस्टम को इन्होंने चालू किया बंगाल में, इंडिया में। ऑर्डर द कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉज, हिंदू लॉज में कुछ बदलाव किए जाएंगे, ऐसे इन्होंने बोला था। और मुस्लिम लॉज बुक्स को डाइजेस्ट किया जाएगा। इन्होंने एफिशिएंट पोस्टल सर्विस को भी तैयार किया था इंडिया में। उसके बाद इन्होंने ओके उसके बाद इन्होंने क्या किया, बैक्ड अ प्रॉपर कैटेगरी कार्टोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया बाय जेम्स रेनेल। कार्टोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने लॉन्च करवाया जेम्स रेनेल के द्वारा। ओके, बिल्ड अ सीरीज ऑफ पब्लिक ग्रैनरीज। जो पब्लिक ग्रैनरीज की जो सिस्टम थी, वो भी इन्होंने बिल्ड की थी इंडिया में। Public granaries, including the Great Gola at Patna, to make sure the famine of 1770-1771 was never repeated. Okay, उस हिसाब से। So ये आप देख सकते हो। इन्होंने फिर सिस्टम ऑफ दस्तक एबॉलिश किया था, 3 passes का सिस्टम। उसके बाद इन्होंने इंटरनल ट्रेड को रेगुलेट किया इंडिया में, अंतर्गत व्यापार को। आफ्टर दैट एनफोर्स इन्होंने यूनिफॉर्म टैरिफ 2.5% इंडियंस के लिए और नॉन इंडियन गुड्स के लिए। इन्होंने 2.5% का एक यूनिफाइड टैरिफ इन्होंने लगाया। टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स। जो भी इंडिया और इंडियन और नॉन इंडियन होंगे गुड्स होंगे, इंडियन गुड और नॉन इंडियन गुड्स, तो इनके ऊपर 2.5% का इन्होंने यूनिफाइड टैरिफ टैक्स लगाया था इन्होंने। 1781 में हेस्टिंग्स, इसने कलकत्ता मद्रासा की स्थापना की थी, ठीक है, इस्लामिक स्टडीज को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद इसने फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी स्टैब्लिश करवाया था ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। इन्होंने स्टैब्लिश करवा लिया था वो बंगाल में। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। और चार्ल्स विल्किंस, इन्होंने गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया था। तो ये सारी एक्टिविटी उसी टाइम पे हुई थी 1784 के टाइम पे। 1784 के बाद तो हेस्टिंग ने इंडिया में जुडिशरी भी लाई थी, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा कि इसने क्या क्या किया था इंडिया में। इसने हमने देखा कि वॉरेन हेस्टिंग ने ये सारी सिस्टम लाई थी, इतरदारी वगैरह वगैरह वगैरह, ऑल दीज सिस्टम्स, दस्तक कैंसिल करवाया, बहुत सारी चीजें की। तो जुडिशरी अंडर हेस्टिंग, हेस्टिंग के अंडर क्या क्या जुडिशरी इसने लागू की थी। तो आप देख सकते हो कि वॉरेन हेस्टिंग फाउंडेड सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स की स्थापना इन्होंने की थी, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। हर एक डिस्ट्रिक्ट, बंगाल के हर एक डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स की स्थापना करवाई थी, ठीक है। और इनको नाम इन्होंने दिया था दीवानी, सिविल कोर्ट्स को दीवानी नाम दिया और क्रिमिनल कोर्ट्स को फौजदारी नाम इन्होंने दिया था। उसके बाद एक एपेलेट कोर्ट्स की भी इन्होंने स्थापना की थी बंगाल में। एपेलेट कोर्ट का मतलब हाईएस्ट कोर्ट। अगर किसी को दीवानी फौजदारी कोर्ट में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो वो एपेलेट कोर्ट में जाएगा, ठीक है, उस अकॉर्डिंग। वॉर्स अंडर हेस्टिंग के अंडर कौन से युद्ध हुए थे हम देख सकते हैं। 1773 में इन्होंने रोहिल्ला वॉर किया था। उसके बाद इन्होंने नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला वर्सेस रोहिल्लास, ऐसा वॉर था, ठीक है। वॉर ऑफ रोहिल्लास किसके बीच था, रोहिल्लास वॉर, ये रोहिल्लास और शुजा-उद-दौला इन दोनों में था। हेस्टिंग सेंट ट्रूप्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, हेस्टिंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी की 100 ट्रूप्स वगैरह दी थी नवाब को सपोर्ट करने के लिए, ओके। रोहिलखंड फेल टू अवध, रोहिलखंड जो है वो अवध के अंडर में आ गया एज अ रिजल्ट।
इट वॉज प्लंडर्ड एंड ऑक्युपाइड, तो उसको प्लंडर किया गया, ऑक्युपाइड किया गया था। ओके, उस हिसाब से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी इसी के टाइम पे होता है, हिस्ट्री के टाइम पे। और वो पुरंदर की टिटी, सलवाई की टिटी वो इसने की थी, वॉरेन हेस्टिंग ने। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी इसी के टाइम पे हुआ था। सबसे ज्यादा अगर वॉर इंडिया में करवाए थे तो हेस्टिंग ने करवाए थे, ठीक है। 1774 में इसने 3 क्रोन काउंसलर्स, काउंसलर्स इन्होंने अपॉइंट किए थे बाय द स्टैट्यूट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट डॉक्ट इन कलकत्ता। उसके बाद इन्होंने फिलिप फ्रांसिस को, ये रॉबर्ट क्लाई का इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर, फिलिप फ्रांसिस के ऊपर। तो दे वर इमीडिएटली ऑफेंडेड टू बी गिवन अ 17 नॉट अ 21 गन सैल्यूट। तो उनको जैसे देखो, ये थोड़ा मैटर अलग था इनका। जैसे 3 लोगों की काउंसिल अपॉइंट की गई थी बंगाल में, और वो सपोर्ट करेंगे वॉरेन हेस्टिंग को किसी भी कामों में। तो फिलिप फ्रांसिस उस काउंसिल का एक प्रकार से हेड था, 3 क्रोन काउंसिल का। और फिलिप फ्रांसिस जो था, इसके ऊपर रॉबर्ट क्लाइव का इन्फ्लुएंस था। तो ये फिलिप फ्रांसिस हमेशा वॉरेन हेस्टिंग के विरोध में होता था, इसको और वॉरेन हेस्टिंग का कभी पड़ता नहीं था। ओके, तो जब इसको सैल्यूट, जब ये आता था बंगाल में, इंडिया में वगैरह कभी भी, तो जब ये अपने ऑफिस से निकल के, तो इसको सैल्यूट दिया जाता था, ठीक है। तो 17 गन की सैल्यूट थी पहले, तो ये इसने एक्सेप्ट नहीं की थी। तो इसने बोला कि मुझे 21 गन की सैल्यूट होनी चाहिए, 21 तोहफे की सैल्यूट होनी चाहिए। फिलिप फ्रांसिस ने हेस्टिंग को बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, उसके लैंडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रूप टू शुजा-उद-दौला अवध। अवध का जो शुजा-उद-दौला था, इसको तुमने ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्स क्यों दी, ट्रूप क्यों दी प्रोटेक्शन के लिए, और बिना हमारे परमिशन के बिना? ऐसे भी इसने बहुत सारे सवाल फिलिप फ्रांसिस ने इसको किए थे, हेस्टिंग को करवाए थे। हेस्टिंग का उद्देश्य क्या था? टू हेल्प सुजा स्टेबलाइज his western frontier by stopping the incursion of the unruly रोहिल्ला अफगान्स। रोहिल्ला अफगान्स और मराठा से बार बार सुजा के ऊपर अटैक करवाते थे बंगाल में, सॉरी अवध में। तो उसको एक प्रकार से प्रोटेक्शन देने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने ऐसा अपने ट्रूप्स को दिया था वहां, ठीक है। फ्रांसिस का एक पॉइंट था कि कंपनी की जो ट्रूप्स थी वो इफेक्टिवली लीज पे दी गई थी, सॉरी लीज आउट की गई थी, as mercenaries and under Suja's command had participated in terrible atrocities on the defeated Afghans। ठीक है, ऑलरेडी डिफीटेड अफगान, तो अफगान जो थे रोहिल्ला ऑलरेडी डिफीटेड थे। स्टिल कुछ चीजों पे ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्स का मिस यूज किया गया, ऐसा फ्रांसिस ने पॉइंट रखा था अपना वेस्टर्न वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर। इसका मतलब वॉरेन हेस्टिंग का और फ्रांसिस का बिल्कुल जमता नहीं था, तो वो इसमें कमिटी में था, ठीक है। कौन? फ्रांसिस। सो जो फिलिप फ्रांसिस जो था, 3 करोड़ कमेटी जो वॉरेन हेस्टिंग के अंडर, लाइक वॉरेन हेस्टिंग को दी गई थी अपनी गाड़ी के लिए, तो ये हमेशा उसके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट उछलता था। तो 1781 में देखो, ये जो एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसको बाद में अमेंड करवाया गया। इसको अमेंड करवाया गया 1781 में, एम टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें कुछ कमियां रह गई थी। देखो, कोई भी अगर आदमी फर्स्ट टाइम कोई काम करता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ शॉर्ट कमी निकलती रहती है। वैसे सिमिलरली रेगुलेटिंग एक्ट एक पहला एक्ट था ब्रिटिश लोगों का, उसमें कुछ शॉर्ट कमीज, कुछ कमियां थी। तो कमियां भरने के लिए इन्होंने एक नया एक्ट इंडिया में लाया, और वो था 1781 का अमेंडिंग एक्ट। वो एक्ट कौन सा था? अमेंडिंग एक्ट था। तो अमेंडिंग एक्ट जो था, इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल। तो जो गवर्नर जनरल और जो काउंसिल था, इसको उन्होंने एग्जाम किया था, एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल, ठीक है।
So it exempted the Governor General and the Council and the servants of East India Company from the jurisdiction of the Supreme Court for the acts done by them in their official capacity. ठीक है, उस हिसाब से. Then इन्होंने रेवेन्यू मैटर्स को एक्सक्लूड किया था सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की में. ठीक है, जो भी रेवेन्यू मैटर रहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं आएंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया जाएगा उसको सॉल्व. सुप्रीम कोर्ट जो था वाज टू हैव ज्यूरिसडिक्शन ऑन ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता. कलकत्ता के जितने भी रेसिडेंट्स थे उन सब पे इनका लाइक ज्यूरिसडिक्शन चलता था सुप्रीम कोर्ट का. ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र. बंगाल कलकत्ता की सारी जनता का जो बॉर्डर था, पूरा बंगाल, पूरा कलकत्ता, वो सुप्रीम कोर्ट के हद में आता था. फिर वहाँ कोई भी मैटर होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुन जाएगा. नेटिव्स वर टू बी ट्राइड इन अकॉर्डेंस विद हिंदू एंड मुस्लिम लॉज. जो लोकल थे वहाँ के नेटिव लोग जो थे बंगाल के, उनको हिंदूज एंड मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाएगा. उनको पनिशमेंट दी जाएगी. जो भी कुछ पनिशमेंट होगी, हिंदू लॉ में अगर कुछ मेंशन किया गया होगा उसके अकॉर्डिंग हिंदू को पनिशमेंट होगी, और मुस्लिम लॉ के अंडर मुस्लिम को पनिशमेंट दी जाएगी. यानी कोर्ट में अगर कोई मैटर इनका जाता है, ठीक है, अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट. जो भी कुछ अपील होती थी फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स की, जो अपील वगैरह होती थी, वो गवर्नर जनरल के काउंसिल में जाएगी, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी. बाद में एम्पावर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स. तो गवर्नर जनरल बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाद में किया कि एम्पावर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल. ठीक है, इसके हिसाब से. तो ये सारी चीजें यहाँ पे की जा रही थी. एम्पावर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल. उसके बाद नया एक अगला कानून आता है, पिट्स इंडिया एक्ट. 1784 का एक कानून था. इसके अंडर में क्या क्या चीजें की गई वो हम डिस्कस करते हैं. सर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रहे हो क्या? नहीं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये हिस्ट्री का है, वो पॉलिटी का अलग है. ये नहीं मतलब जो इसमें पूछ पॉलिटी में रहा हूँ. है, वो जो पॉलिटी में है ना, तो वो भी हिस्ट्री है, yes. ये सेम है. ओके ओके. तो अगर ये आपका ये गवर्नर ग्रुप जनरल का होगा, पार्ट है ना सर? हाँ, गवर्नर जनरल का पार्ट है ना ये? गवर्नर जनरल बंगाल. ओके ओके. तो देखो, अगर आपका अगर हो चुका होगा पॉलिटी में, तो आई डोंट थिंक वी शुड रिपीट दिस मैन. रिपीट करना है? नहीं सर, रखो ना, चालू रखो ना. ओके ओके, ठीक है, ठीक. सो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में साइन किया गया. अब ये 1781 का जो कानून था, ठीक है, उसके बाद ये साइन किया गया था. सो नेम्ड आफ्टर विलियम पिट द जूनियर. विलियम पिट उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्हीं के नाम से पिट्स इंडिया एक्ट नाम दिया गया. और कोई भी कानून अगर इंडिया में आता था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होकर इंडिया में आता था. ठीक है. तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल. अब देखो इस एक्ट के अंदर क्या क्या सुधार किए गए. इस एक्ट के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये दो चीजें इन्होंने बनाई थी. बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर रहेंगे, और इसको कौन अपॉइंट करेगा? क्राउन अपॉइंट करेगा. क्राउन यानी ब्रिटिश क्राउन, हाँ, याद रखना. और टू वर्क अलॉन्ग साइड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले भी था, अब ऐसा नहीं कि अभी इस्टेब्लिश किया गया था. ये तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कब आए थे? वेस्टर्न वारन हेस्टिंग के टाइम पे आए थे. अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक काउंटर बॉडी के तौर पे इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कर दी थी. सॉरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी थी. अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये क्या रहेंगे, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ. अब कंपनी के जो फंक्शंस थे वो 3 फंक्शंस थे. कौन से? बहुत सारे. वैसे मिलिट्री फंक्शन थे, कमर्शियल फंक्शंस थे, सिविल फंक्शंस थे, जुडिशियल फंक्शंस थे. ऐसे बहुत सारे फंक्शन कंपनी के थे उस टाइम पे बंगाल में. तो ये पूरा प्रशासन इन्हीं के अंडर था ना.
सर म्यूट हो। अब ठीक है, आ रही आवाज? यस। वो डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों का फंक्शन अलग था। इसका मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी का फंक्शन डिवाइड हो गया था। पहले सारी चीजें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे, अब कौन करेगा? कोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी करेगा। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास इन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स दे दिए थे कंपनी ने, ब्रिटिश क्राउन ने दे दिए थे। और ये सीधा किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश राजा को रिप्रेजेंट करेगा ये। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी व्यापार संभालेंगे और ये पॉलिटिकल पावर को संभालेंगे। ठीक है, अलग अलग काम चलेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स थे। और पीट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 का, इन्होंने डबल गवर्नमेंट का सिस्टम स्टैब्लिश करवाया था। ठीक है, डबल गवर्नमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो कमर्शियल और पॉलिटिकल जो फंक्शंस थे कंपनी के, ये इन्होंने यहाँ पे एकदम डिवाइड कर दिए थे। पॉलिटिकल कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कमर्शियल कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में, उनको नाम दिया गया था ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। अब इंडिया की जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनके हाथ में जो इंडिया का पार्ट था, एक भाग था, उनको नाम दिया गया ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, उसको बोला जाता था। देखो इस एक्ट के अंडर इन्होंने गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो मेंबर्स थे, वो इन्होंने पहले 4 थे, इन्होंने बाद में 3 करवा दिए इस एक्ट के अंडर। जो 4 मेंबर होते थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में, वो 4 से 3 इन्होंने करवाए। इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथोराइज किया टू मेक ऑल रिक्रूटमेंट्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो भी रिक्रूटमेंट की जाएगी कंपनी के लिए, जो भी रिक्रूटमेंट की जाएगी एम्प्लॉय की, वो कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया था इंडिया में, वो ओनली ब्रिटिश लोगों के लिए बनाया गया था। मींस ब्रिटिश कोई भी क्राइम करेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा, और इंडियन करेंगे तो उसको सजा देंगे। तो ऐसा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, वो वॉर नहीं कर सकेंगे, बिकॉज मैंने आपको कहा था वॉरेन हेस्टिंग्स ने इतने सारे वॉर किए थे, और उसका कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होने के अलावा उनको घाटा हुआ था। ठीक है, ठीक है। तो चार्जेस अगेंस्ट हेस्टिंग्स, हेस्टिंग के खिलाफ कुछ चार्जेस लगे थे, तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसके खिलाफ चार्जेस चल रहे थे ऑलरेडी। तो उस टाइम पे रोहिला वॉर होता है इंडिया में, केस ऑफ नंद कुमार। उसके बाद नंद कुमार का भी केस इंडिया में चल रहा था। और नंद कुमार कौन था? ये बंगाल में एक इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल था, who was hanged to death by the verdict of the Supreme Court at Calcutta for a petty offense for forgery। ठीक है, फॉर्जरी यानी थोड़ा फ्रॉड वगैरह कुछ हुआ होगा, तो उस फ्रॉड होने के कारण, थोड़ा छोटा सा फ्रॉड होगा, उसके कारण कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था उसने इसको फांसी की सजा दे दी थी। ठीक है, नंद कुमार को। तो एलिगेशन दैट वॉरेन हेस्टिंग्स एंड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट नंद कुमार। तो एलिगेशन जो थे, एलिगेशन दैट, एलिगेशन ऐसे थे वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर की द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट नंद कुमार। तो ये वो एलिगेशन किसने लगाए थे? वॉरेन हेस्टिंग ने लगाए थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने ऐसा ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसने एलिगेशन लगाए थे कि जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये क्या किया, एक प्रकार से कॉन्फ्रेंसी की, और उसको डायरेक्टली फांसी दे दी बिना विदाउट आस्किंग भी। तो वॉरेन हेस्टिंग को पूछा ही नहीं गया था, सीधा डायरेक्टली क्या किया था? फांसी पे लटका दिया था। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें नंद कुमार को पता थी वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, और लाइक थोड़ा बहुत ये थोड़ा अलग केस था नंद कुमार का, सो वी डोंट नीड टू डिस्कस इट। तो राजा चेत सिंह ऑफ बनारस,
जो बनारस के राजा थे चैत सिंह, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा था। वॉरेन हेस्टिंग ने एक हेवी पेनल्टी लगा दी थी राजा चैत सिंह पे, बनारस के राजा चैत सिंह पे। क्यों लगाई थी ये? बिकॉज इन्होंने ट्राइब्यूट का जो पेमेंट था इनका वो उसमें डिले करवा दिया था और डिपोज हिम इन एन अनजस्ट मैनर। तो उनको अनजस्ट मैनर के अकॉर्डिंग उसको डिपोज कर दिया था। सो प्रेशर्स ऑन बेगम्स ऑफ अवध, तो बेगम अवध की बेगम पे ये प्रेशर डलवा दिया गया था कि बेगम्स ऑफ अवध वर मदर एंड ग्रैंड मदर ऑफ द नवाब ऑफ अवध। ठीक है, इस अकॉर्डिंग वॉरेन हेस्टिंग ने नवाब को हेल्प किया by sending his troops to the help of Nawab, who squeezed money from the Begums. Okay, was according. So 1795 में Hastings acquitted of the charges. 1795 में Hastings पे ऊपर चार्जेस लगे थे कि तुमने चैत सिंह को भी तुमने ब्लेम किया, ऐसा वैसा whatever. Okay. He had never given orders to extirpate the Rohillas. So बेगम जो अवध की जो बेगम थी, एनंचेस वर नेवर स्काउट्स, उसको कभी सजा नहीं दी गई, वो तो वैसे ही खुली छूट गई थी। ठीक, उस कारण। तो इस प्रकार से हमने ये भी स्लाइड यहाँ पे डिस्कस करवाया है। तो अभी अगला जो स्लाइड होगा वो लाइक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट स्टिल वी विल डिस्कस इट। आज के लिए इतना ही सर, डन। मैं अगला स्लाइड ओपन कर रहा हूँ। ओके। ओके, सो 1786 में फिर एक नया कानून बनाया जाता है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद। और इस एक्ट के अंडर जैसे वॉरेन हेस्टिंग अब चला गया, उसको इम्पीच करवाया गया, उसको निकाला गया था कंपनी से, बिकॉज उसने बहुत सारे वॉर किए थे, बहुत सारा पॉलिटिकल गेम किया था, ऐसा कंपनी का बोलना था, दावा था इसको उसके ऊपर। ओके, उस हिसाब से तो उसी में एक मिनट, ओके ओके। सो कॉर्नवालिस गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। कॉर्नवालिस को एक पावर दी गई थी टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। ठीक है, कॉर्नवालिस वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ। कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ भी रहेंगे। अब कॉर्नवालिस जो था ना, जो कॉर्नवालिस था ब्रिटेन के जो प्राइम पीट्स के बाद, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का बहुत नजदीकी दोस्त था। ये ही वाज वेरी क्लोज फ्रेंड, ठीक है, ऑफ हिम। तो 1786 में यही हुआ था। आई थिंक ये स्लाइड हमारा नहीं हो पाएगा डिस्कस, तो हम इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ, थोड़ा मुझे टाइम लाइक संडे को मैं थोड़ा फ्री रहता हूँ, तो संडे के दिन मैं आपको ये पीडीएफ बना दूंगा सारी। ठीक है, सर ये भी है सुनो और ना, संडे को हमारा टेस्ट है वैसे, तो ये वाला पीडीएफ चाहिए था क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का दिया था ना, तो वो सब काम आएगा, उसके लिए पूछा था सर। मिलेगा क्या? अगर हो सके तो देना, नहीं तो ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का दे दो, ऐसा बोलेंगे। तो ये वाला पीडीएफ देना, because कल तक भेजा था। क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस वो भी है ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, और काफी डिटेल में है हिस्ट्री में। तो सर दोनों भी रिवीजन हो जाएगा साथ में, वो चीज के लिए बोला। हाँ वही। ओके, ठीक है, वैसा करते हैं। ठीक है, तो वी विल डू दैट। तो टुमारो आई विल सेंड यू। ओके सर, ओके ओके, ओके थैंक यू सर, सर, गुड नाइट।
Bye. Good night. Thank you. Yes.